आज एक नए वीडियो के साथ में फिर हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारी आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो स्वागत करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का मेरी इस कक्षा में। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान शख्सियत की, ऐसे साहित्यकारों की जिनके वजूद ने हिंदी साहित्य को एक नई विशाल बुनियाद दी है। तो बात करते हैं आज आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल के उन कवियों की जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो सबसे पहले प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अधिकतर ये प्रश्न परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। छोटे प्रश्नों की श्रेणी में देखा जाए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की श्रेणी में देखा जाए तो ये प्रश्न तो आता ही है कि उक्त रचना किसकी है या इस कवि ने कौन सी रचना लिखी। तो हमें साहित्य की बारीकियों से परिचित होना जरूरी है, साथ ही कवि और उनकी रचनाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर साहित्य के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो कवि हैं वो उनकी रचनाओं को याद रखें कि उस कवि ने कौन कौन सी रचना की। तो आज आपके सामने इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड पर बहुत से कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख किया गया है। तो जानते हैं आज कि किस कवि ने कौन सी रचना लिखी है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दलपति विजय की। जी हाँ, हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं जिन्होंने खुमान रासों की रचना लिखी। आदिकाल में एक परंपरा रही रासो साहित्य की, और रासो साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो अनवरत रूप से बहुत से कवियों के द्वारा लिखा गया, जिसमें दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा। दूसरे कवि हुए आदिकाल के नरपति नाल, जिन्होंने विषम देव रासो रचना लिखी। तो परीक्षा में आए कि खुमान रासो की रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो दलपति विजय हैं। विषम देव रासो की रचना करने वाले कवि कौन हैं, नरपति नाल हैं। इस प्रश्न को थोड़ा उल्टा कर दें तो ये पूछा जा सकता है कि नरपति नाल ने किसकी रचना की, तो विषम देव रासो। दलपति विजय ने किसकी रचना की, खुमान रासो। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जगनिक करके कवि हुए हैं जिन्होंने परमाल रासो लिखा। तो परमाल रासो की रचना किस कवि के द्वारा की गई, तो जगनिक के द्वारा की गई। ये हमारा उत्तर होना चाहिए। इसके बाद सारंगधर, जिन्होंने हम्मीर रासो की रचना की। चंद बरदाई साहित्य की एक महान शख्सियत, एक ऐसे कवि जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य लिखा, और शायद हिंदी का ये पहला महाकाव्य हमारे सामने आता है पृथ्वीराज रासो के रूप में। लेकिन इस महाकाव्य की बात करें, बड़ा चर्चित महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, लेकिन सर्वाधिक अप्रमाणिक और विवादास्पद महाकाव्य के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, चंद्रबरदाई ने की। और चंद्रबरदाई ने किस महाकाव्य की रचना की, तो पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसके बाद में भक्तिकाल की बात करते हैं। भक्तिकाल के ऐसे कवि जो जन जागरण के कवि कहे जाते हैं, जो लोक मंगल के कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को एक मानव या समस्त मानवों में देखने की आकांक्षा व्यक्त की। तो तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की, तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना का नाम आता है रामचरितमानस। जी हाँ, रामचरितमानस बड़ा ही धार्मिक आस्था का ग्रंथ है, जिसके 7 कांड हैं, जो 3rd ईयर में हमारे सिलेबस में भी है। इसके बाद विनय पत्रिका, भगवान श्री राम से निवेदन का स्वर है, याचना का स्वर है। कवितावली, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, 3rd ईयर के पाठ्यक्रम में भक्तिकाल में, जहाँ पर तत्कालीन व्यवस्थाओं का, उस समय भक्तिकाल की स्थितियों का चित्रण हुआ है। दोहावली लिखी है, जानकी मंगल लिखा है, पार्वती मंगल लिखा है, बरवे रामायण लिखा है, रामलीला नहजू लिखा है, रामाज्ञा प्रश्नावली इत्यादि बहुत सी रचना तुलसीदास जी की है। इसके बाद कबीरदास जी की प्रमुख रचना का नाम बताइए, परीक्षा में ये प्रश्न अधिकतर आता है। तो बीजक, जी हाँ, बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। ये बीजक की का जो संग्रह था वो कबीरदास जी ने नहीं किया, ये धर्मदास ने किया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो धर्मदास ने किया था, जिसको बीजक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सूरदास ने सुरसागर लिखा, साहित्य लहरी लिखी और सुरसारावली लिखी, जिसमें सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ हुआ सुरसागर, और जिसका आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण, और उसका भी 10वां स्कंद। इसके बाद हम बात करते हैं भक्तिकाल के सूफी कवि की। भक्तिकाल का सूफी कवि
प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वाधिक चर्चित सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने जो रचना लिखी महाकाव्य के रूप में लिखी, पद्मावत लिखा, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है तृतीय वर्ष के, जिसका सिंहलदीप वर्णन खंड हमें पढ़ना है। तो पद्मावत, इसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, जो अधिकतर परीक्षा में पूछा भी गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो हमें कम से कम 3 रचनाओं के नाम याद होने चाहिए। तो जिस तरह से जायसी की बात करें तो पद्मावत उनका प्रमुख ग्रंथ है, अखरावट और आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं हमें याद हैं। इसके बाद करते हैं साहित्य के रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की बात करें। बड़े चर्चित कवि रहे हैं, अपने जीवन काल में मात्र एक ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई, मात्र एक ग्रंथ, 711 दोहे, जिसमें सतसई 700 दोहों का संग्रह। लेकिन वो 700 दोहे उस रीतिकाल के जितने भी महान दूसरे कवि थे जिन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, उन सब पे भारी है, क्योंकि उस सतसई का एक एक दोहा बड़ा ही सारगर्भित और भावों से भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारा भरा हुआ है। तो बात करते हैं कि बिहारी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो बिहारी सतसई लिखा। इसके बाद हम देव की बात करें, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि देव का नाम हमने सुना है। तो अष्टयाम, भाव विलास और रस विलास, ये 3 रचनाएं हमें सर्वाधिक चर्चित देव की प्राप्त होती हैं, जो रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद पद्माकर की बात करें, पद्माकर रीतिकाल की ख्याति प्राप्त कवि हैं। पद्माकर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने गंगा मैया की स्तुति अपने काव्य में की है और काफ़ी धर्म की बातें भी की हैं, नीति की बातें भी की हैं। तो पद्माभरण, हितोपदेश, राम रसायन और जगत विनोद, ये रचनाएं पद्माकर की हमें रीतिकाल में पद्माकर की देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आगे मतीराम की। रीतिकाल के ही कवि हैं मतीराम। मतीराम ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? परीक्षा में अगर आ जाए, सेकेंड ईयर में द्वितीय वर्ष में पूछा जाए प्रथम प्रश्न पत्र में कि मतीराम की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, तो मतीराम की प्रमुख रचनाएं ललित ललाम, चंद्रसार, रसराज और साहित्यकार, उक्त रचनाएं सभी मतीराम की। इसके बाद में बात करते हैं रीतिकाल के कवि चिंतामणि की। चिंतामणि, कवि कुलगुरु, कल्पतरु, काव्य विवेक, ये 3 रचनाएं, कवि कुल, कल्पतरु और काव्य विवेक, ये तीनों रचनाएं किसकी है अगर ये पूछा जाए तो कवि का नाम सामने है चिंतामणि। इसके बाद बात करते हैं भूषण की। तो रीतिकाल का एकमात्र ऐसा कवि जिसने लीक से हटकर वीर रस में रचनाएं लिखी, श्रृंगार रस से हटकर वीर रस में अपनी भावनाओं को परोसा, शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज की प्रशंसा के पद गाए। उनका उद्देश्य उस रीतिकाल में जहाँ पर श्रृंगार रस चारों ओर समाया हुआ था, उस युग में जहाँ का युवा निस्तेज हो चुका था, इन वीरों की गाथाओं के द्वारा उन्होंने राष्ट्रीयता का भाव परोसने का काम किया था। वो कवि हैं भूषण, जिन्होंने शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक ये रचनाएं लिखी, जिसमें शिवा बावनी और शिवराज भूषण में शिवाजी महाराज की वीरता और प्रशंसा के पद हैं और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता के पद। इसके बाद हम बात करते हैं केशवदास जी। जी हाँ, रीतिकाल का ऐसा कवि जिसको कठिन काव्य का प्रेत के नाम से जाना जाता है, जिनकी रचनाओं को, जिनकी प्रमुख रचना जो रामचंद्रिका है उसको छंदों का अजायबगर के नाम से जाना जाता है। इनका काव्य समझना बड़ी टेढ़ी ही है। इनके काव्य इतना क्लिष्ट है, उस क्लिष्टता का कारण उनका आचार्यत्व है, पांडित्य है, और जिस कारण से उनका काव्य पढ़ने में भी डर लगता है, और ऐसा डर जैसे प्रेत से लगता है, भूत से लगता है। इसलिए केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो केशवदास जी की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। ये केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछा भी गया है। इसके बाद करते हैं भक्ति काल की अप्रतिम कवयित्री मीराबाई की। बड़ी ख्याति प्राप्त चर्चित कवयित्री हैं, जिन्होंने मन के भावों को पदों का रूप दे दिया और सहज स्वाभाविक भाव से ऐसे पदों की रचना हुई कि उसमें संगीत अपने आप समा गया, और वो ऐसा संगीत है जिसको आज भी सब लोग गुनगुनाते हैं। तो निश्चल प्रेम का उदाहरण अगर मीराबाई है, तो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा और राग सोरठा के पद, ये सभी रचनाएं मीराबाई की हैं। इसके बाद बात करते हैं रीतिकाल के एक ऐसे कवि की जिसने अपने मीराबाई की तरह निश्चल प्रेम को भावों का रूप दिया
तो घनानंद की बात करते हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। जी हाँ, इन्होंने अपने काव्य जो लिखे वो हैं सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बेली और इश्कलता। ये सारी रचनाएं घनानंद की हैं, जिन्होंने मन के भावों को, अपने प्रेम को, एक निष्ठ प्रेम को, एक तरफा प्रेम को अपनी रचनाओं में परोसा। और घनानंद की विशेषता है कि इनके पदों में कहीं पर भी सुजान का जिक्र होता ही है, जो उनकी प्रेमिका थी। इसके बाद बात करते हैं रहीम की। रहीम बहुत ही चर्चित और ख्याति प्राप्त भक्तिकाल के कवि हैं, जिन्होंने रहीम सतसई लिखी, रहीम रत्नावली लिखी, श्रृंगार सतसई लिखी, रास पंचाध्याय लिखी और बरवे रामायण नामक ग्रंथों की रचना। इसके बाद आधुनिक काल के जनक, आधुनिक काल के जन्मदाता, गद्य के जनक के नाम से ख्याति प्राप्त, साहित्य की सर्वाधिक चर्चित और व्यक्तित्व की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी प्रमुख रचना है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार लहरी। ये सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इसके बाद बात करते हैं हरिओद की। हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा, प्रिय प्रवास। तो इनकी पहली रचनाएं यहाँ पर प्रिय प्रवास लिखी हुई है। तो ये प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ध्यान देने की बात है कि हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा था, तो प्रिय प्रवास था। किसने लिखा, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा। इसके बाद में उनका दूसरा जो महाकाव्य था वो था वैदेही वनवास। दो महाकाव्य प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास इनके द्वारा लिखे गए हैं। अन्य रचनाओं में देखें चोखे चोखदे और रस कलश, ये इनकी रचनाएं। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है, ख्याति प्राप्त हैं, राष्ट्रीयता देश प्रेम के भावों से भरपूर रचनाएं लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की काफ़ी रचनाएं हमने विद्यालय स्तर में भी पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो साकेत, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी और नहुष, जिसमें नहुष तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में है, खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, कामायनी, झरना, आंसू, लहर और कल्याणी। और जयशंकर प्रसाद अगर प्रसिद्ध हुए तो किस रचना के कारण प्रसिद्ध हुए, तो कामायनी के कारण प्रसिद्ध हुए। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं पंत की। पंत, सुमित्रानंदन पंत, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ध्यान दें। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है उनको कि प्रकृति का कवि किसे कहा जाता है, नेचर का। प्रकृति का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, तो प्रकृति का सुकुमार कवि पंत हैं, क्योंकि उनका जन्म ही प्रकृति की गोद में हुआ। उत्तराखंड अल्मोड़ा कौसानी नामक गाँव में, जहाँ पर हिमालय की वादियाँ हैं चारों ओर, बड़े बड़े पर्वत जो बर्फ से ढके हुए हैं, उस प्रकृति की गोद में उनका जन्म हुआ। बचपन से उन्होंने प्रकृति के बीच में बिताया, तो स्वाभाविक रूप से उनकी रचनाओं में प्रकृति एक सजीवता के रूप में हमारे सामने आती है। तो पंत की प्रमुख रचना है कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा और उत्तरा, इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद करें, इसके बाद निराला की बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला नाम से ही निराला है और कर्म से भी निराला है। स्वाभाविक जीवन में आई वेदनाओं पीड़ाओं को उन्होंने काव्य का रूप दिया। जीवन में जितने अभावों कष्टों दुखों से पीड़ित थे, उनकी रचनाओं में वो हमें झलकता है। तो निराला की प्रमुख रचनाएं परिमल, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा और बेला। इसके बाद छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री की बात करें, महादेवी वर्मा की, दुख की देवी जिसे कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा के नाम से जो ख्याति प्राप्त हैं। तो परीक्षा में इस पर भी प्रश्न बनता है कि दुख की देवी किसे कहा जाता है और आधुनिक काल की मीरा के नाम से किस कवियत्री को पुकारा जाता है, तो वो है महादेवी वर्मा, जिनकी प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, यामा, निर्जाल और दीपशिखा। ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। और महादेवी वर्मा सिद्धहस्त लेखिका हैं, जिन्होंने कविता, रेखाचित्र, संस्मरण में सभी जगह अपनी अलग अलग भूमिका के रूप में सर्वोच्च प्रदर्शन किया। इसके बाद बात करते हैं दिनकर की। जी हाँ, आधुनिक काल के एक ऐसे कवि जिनमें ओज भरा पड़ा है, जिनकी रचनाओं को पढ़ते ही
चेहरे के रोम चित्र खुल जाते हैं और शरीर पूरा जागृत अवस्था में आ जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू और रश्मि। तो ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं जिनकी ये प्रमुख रचना है, जिन पर अधिकतर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बड़े प्रश्नों में भी हम परिचय में इनका जिक्र कर सकते हैं कि उक्त कवि की ये रचना है जिसमें निम्न बात कही गई है। तो अधिकतर ये परीक्षाओं में हर साल कहीं न कहीं 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में जो काव्य का होता है कि किस कवि ने कौन सी रचना लिखी या उक्त रचना किस कवि से संबंधित है, तो ये आपके सामने आज मैंने जानकारी साझा की है। यकीन मानता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।